नमस्कार सभी साथियों को, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका सिंह आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। सभी अभ्यर्थियों से आशा करती हूँ कि जो क्लासेस में हमने कल की पूरी डेमो क्लास में जो जो चीज़ें पढ़ाई थी वो सारी ही बातें आपको समझ में आई होंगी और आपने भली भांति उन चीज़ों को कोरिलेट भी करा होगा अपने सिलेबस के साथ में। आज भी सुबह से आपने करंट अफेयर्स, इतिहास, पॉलिटी और भूगोल इन सभी क्लासेस को देख चुके हैं आप। और इनसे जो सेकंड क्लास के अंदर आपको जो बातें बताई गई, अब यहाँ पर सभी अध्यापक जो है मुख्यतः टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो टॉपिक के अंदर वाली सभी बातें आपको अच्छी तरीके से पता चल गई कि भाई आपको कैसे क्या टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बच्चे जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उनको जरूर कहना चाहूंगी कि कल वाली क्लास में एक बार जाकर के जरूर देखें कि हमने जी कोई इश्यू तो नहीं है बच्चे? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है जी? सभी भाई बहनों को, सभी स्टूडेंट्स को वेरी गुड आफ्टरनून। और बच्चे मैंने आपको क्या बताया कि जितनी भी सारी बातें कल हमने आपको बताई थी वो सारी बातों को आप कोरिलेट करेंगे, ठीक है, उनको अपने सिलेबस के साथ में जोड़ करके देखेंगे और फिर हमारे साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कितने अभ्यर्थी कल थे जो आज भी हैं, एक बार बताएं। उसके बाद में कल कुछ अभ्यर्थियों की शिकायत ये आई कि भाई हम थोड़ा सा उन्हें पीपीटी से कल बता दिए तो पीपीटी पढ़ने में दिक्कत आई। आज मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं बोर्ड वर्क करूं, बोर्ड पे लिखूं आपके लिए, ताकि आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाएं। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये पीसीएस फाउंडेशन की टीम है, प्रतिज्ञा बैच की टीम है। ये प्रतिज्ञा बैच की टीम आपके साथ न केवल 2025 में अपितु 26-27 के लिए भी डेडिकेटेड है। और बस अब आपको कोशिश करनी है, आपको अपनी पूरी ट्राई कर देनी है, जी जान लगा देनी है। अध्यापक तो आपके साथ रात दिन खड़े हुए हैं। यहाँ पर हिस्ट्री और कल्चर वाला पार्ट, साथ ही साथ जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट है उसको संजन सर ले रहे हैं इस टीम में। दिग्विजय सर पॉलिटी का ले रहे हैं भाग, और पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 ले रहे हैं। मेरे द्वारा यहाँ पर इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और साथ ही साथ जो सोशल जस्टिस वाला पार्ट है वो लिया जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर नवनीत सर ज्योग्राफी को और डिजास्टर मैनेजमेंट को ले रहे होंगे। साथ ही साथ साइंस वाला जो भाग है उसको राहुल सर लेंगे, जनरल साइंस। और टेक में हम यहाँ पर अन्य किसी अध्यापक से आपका टेक वाला सेक्शन कराएंगे। विनीत सर इंटरनेशनल रिलेशंस और गवर्नेंस वाला पार्ट। केशपाल सर उत्तर प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है खास तौर पर प्री के हिसाब से उसको ले रहे होंगे। करंट अफेयर्स लवनीश सर। और ये हमारी पूरी सी सेट की टीम है बच्चों, जो कि प्री के लिए पढ़ाएगी जब प्री में 1.5-2 माह बचा होगा। समझ रहे हैं? जब प्री में 1.5-2 माह बचा होगा उस वहां पर आपको हमारी ये टीम क्या पढ़ा रही होगी? सी सेट करा रही होगी। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा जो अभी का टाइम टेबल है वो कुछ इस प्रकार से। सुबह 7 बजे लवनीश सर प्रतिज्ञा बैच के अंदर आपकी क्लास करा रहे हैं। ये वाली जो बैचेस हैं, ये वाली जो क्लास है बच्चे 17 जनवरी के बाद पूरी तरीके से एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी। ध्यान रखनी है हमें ये बात, पूरी तरीके से कहाँ शिफ्ट हो जाएंगी बच्चे? एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी। अभी 3 दिन यानी 15, 16 और 17 ये YouTube पर आपके लिए कराई जा रही हैं। ये यहाँ पर कहाँ हो जाएंगी? एप्लीकेशन पर। जिन बच्चों ने एनरोल करा हुआ होगा उन्हीं को ये क्लासेस दिखाई देंगी, वही इन क्लासेस को अटेंड कर सकेंगे। संजन सर इतिहास पढ़ा रहे होंगे प्रत्येक दिन 10 बजे। ये आपकी क्लास होंगी मंडे से फ्राइडे, ताकि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अभी एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़ा, उन्हें समझ नहीं है, तो वो अपनी एनसीईआरटी की समझ को भी बना ले और फाउंडेशन बैच भी कर ले। ठीक है जी। दिग्विजय सर पॉलिटी 12 बजे, नवनीत सर 2 बजे आपकी ज्योग्राफी, मेरे द्वारा इकोनॉमी और 5 बजे आपकी साइंस एंड टेक। यहाँ पर जो प्रत्येक दिन बच्चे आपकी क्लास चल रही होंगी वो चल रही होंगी 5 से 6 घंटे। अब आप कैसे कवर करेंगे इनको? आपको क्लास लेनी है, लाइव लीजिएगा। लाइव का अच्छा अपना मजा होता है। लाइव के अपने यहाँ पर जो हैं पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं बच्चे, तो उन पॉजिटिव पॉइंट्स के आधार पर आप लाइव जब क्लास लेंगे तो यहाँ पर अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं अध्यापकों से। फिर हम आपको एक टेलीग्राम ग्रुप की भी व्यवस्था कराएंगे कि आप उस पर पर्सनली रात को 8 बजे से 10 बजे, अभी कुछ बच्चों का चल नहीं रहा है, रात को 8 से 10 ही ऑन होगा नॉन संडे वाले दिनों में।
वहां पर जाकर के आप अपनी डाउट पूछ लेंगे पर्टिकुलर अध्यापक को टैग करते हुए। उस ग्रुप में जवाब देना हम सबकी बाध्यता है। यदि आप हमसे पर्सनली सवाल पूछ रहे हैं टेलीग्राम पर, तो वहां पर हम जवाब दे भी सकते हैं, हो सकता है टाइम आगे पीछे भी हो जाए, है ना। पर ये जो आपका 8 से 10 वाला है, इसे हमें 10 बजे के बाद सबका जवाब देना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चे, आगे अपने जो है टॉपिक पर चलते हैं। उससे पहले ये जरूर देख लें कि हमारी क्लास 15 से शुरू हो चुकी है, और ये जो अभी बेनिफिट बच्चे आपको मिल रहा है, ये 17 जनवरी के बाद नहीं प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि ये बेनिफिट आपका 1 तारीख से ही शुरू हो गया था विद द लॉन्चिंग ऑफ बैच। जब हमने लॉन्च करा था बैच को तब से ही ये आपका क्या था, शुरू हो चुका था। ठीक है जी, अब आप 1 से 17 तारीख तक इन चीजों को जरूर समझ चुके होंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, अब पूरी तरीके से हम चाहते हैं कि ऐसे गंभीर बच्चों को हम लें, ऐसे सीरियस कैंडिडेट्स को हम लें, जो न केवल फालतू की बातों में बल्कि पढ़ाई में, अपने गोल के प्रति और अपने रिजल्ट लाने में अपना विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये पेड बैचेस होते हैं, ध्यान रखिएगा। हमेशा पेड बैचेस गंभीरता को दर्शाते हैं। जहां आदमी 2 पैसे खर्चता है ना, उसे लगता है कि भाई मेरा पैसा खर्च हुआ है, अब मैं सीरियस होके पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। समझ रहे हैं, पैसे में बड़ी ताकत होती है बच्चे। तो ये बात है और कोई बात नहीं है, और सारे चीजों को चलाने के लिए बड़ा जरूरी होता है ये, राइट। अब चले आगे। यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था अर्थव्यवस्था के प्रकार, है ना। मैंने अभी तक आपको जो चीजें बताई वो बताइए भाई, कि क्या तो इकोनॉमी होता है, क्या इकोनॉमिक्स होता है ना। मैंने आपको बताया क्या तो अर्थशास्त्र होता है। सारे बालकों को ध्यान में आ गई होगी चीज एकदम। यहां पर मैंने बताया अर्थव्यवस्था क्या होता है। यहां पर मैंने बताया कि भाई किसी अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, वह केंद्रीय समस्या क्या होती है। यहां पर मैंने आपको और क्या चीजें बताई, मैंने यहां पर आपको बताया कि उत्पादन के साधन क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ हेल्पलाइन पे जिसका नंबर नहीं मिल रहा, फरीन खान जी, आप अपने इसी कमेंट के नीचे हमें मैसेज करें, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर भेज दें। सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल रहती है, हमारी टीम खुद आपको कॉल कर लेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। केंद्रीय समस्या, और फिर मैंने आपको बताया था उत्पादन के कारक। इतनी चीजें मैंने कल आपको बता दी थी। इनमें से किसी भी बालक को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हैं कि जी हमें ये समस्या है, पर्टिकुलरली ये दिक्कत हमें रह गई थी। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, ओके। यहां पर देखेंगे हम अपनी इन बातों को आगे बढ़ाते हुए कि भाई हमारी आगे की बातें क्या हैं। ठीक है जी, चले। अब हम उत्पादन के जो साधन देखे थे कल, उसी से कोरिलेट करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। उत्पादन के साधन, मैंने आपको बताया कि उत्पादन के कितने साधन हैं। तो उत्पादन के बच्चे, एक साधन है भूमि, लैंड, एक साधन है श्रम, एक है पूंजी, और एक है यहां पर उद्यमी, जो इन सब का प्रयोग करेगा। ठीक है जी, यहां पर आप देखेंगे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, इन चारों के आधार पर ही, इन चारों के आधार पर ही क्या होता है, इन चारों के आधार पर ही बच्चे यहाँ पर उत्पादन की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाता है। इतनी चीज समझे बच्चे। आप लोगों के जो डाउट है ना, वो मैं अचानक नहीं ले पाऊंगी, है ना। मैं पहले पढ़ा लूं, उसके बाद डाउट लूंगी, 5 मिनट दूंगी आपको, ठीक है। तो अभी पढ़ा लेने दो मुझे। यहां पर देखेंगे कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, ये चारों मिलकर के उत्पादन की प्रक्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन यानी उत्पादन कर रहे हैं। इनके बिना उत्पादन संभव नहीं है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। इनके बिना क्या है बच्चे, इकोनॉमी के अंदर किसी भी प्रकार का, कहीं पर भी, आप बिल्कुल इसे रियल एग्जांपल से समझें। मान लिया हमें गेहूं उपजाने हैं, कहां पर उपजाएंगे बच्चे हम गेहूं, खेत में। खेत में क्या चाहिए हमें पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, उसमें खेत में बीज आज लाने के लिए, जमीन का एक टुकड़ा चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए जो खेती कर रहा हो, समझ रहे, कोई खेती करने वाला व्यक्ति चाहिए, और क्या चाहिए, कोई श्रमिक चाहिए, या तो वो अपना हो सकता है जिसका खेत है, या फिर वो कोई दूसरा व्यक्ति हायर किया जा सकता है।
हो गए 4। अब मैंने कहा मुझे शूज बनाना है, मुझे शूज बनाना है, तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ कंपनी, फैक्ट्री, कारखाना। सो आई वॉन्ट, मुझे दो, यहाँ पर फिर से 4 चीजें चाहिए होंगी। क्या क्या चीजें चाहिए होंगी बच्चे? एक व्यक्ति चाहिए जो उस सारे काम को समाप्त करेगा, पूंजी चाहिए होगी, भूमि चाहिए होगी, यही चाहिए होगा ना। तो आप सोचिए कि उत्पादन की प्रक्रिया इन फैक्टर्स के बिना पूरी नहीं हो सकती। रॉ मटेरियल कह रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। देखो बच्चे, मैंने कल आपको यहाँ पे बताया था पूंजी में, पूंजी के अंदर मैंने बताया एक होती है कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी, और जो दूसरी पूंजी होती है उसे कहते हैं स्थिर पूंजी। अब जो बालक कह रहे हैं भाई कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो पूंजी का ऐसा भाग, पूंजी का ऐसा भाग जो वर्किंग कैपिटल कहलाता है, जो कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो यहाँ पर उत्पादन की प्रक्रियाओं के दौरान ही समाप्त हो जाता है, उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम यहाँ पर कह रहे हैं बच्चे, उसको हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वह आपका कच्चा माल है। क्या है? वह आपका कच्चा माल है। ये बात समझ में आ गई? तो यानी कार्यशील पूंजी ऐसा पैसा है, ऐसी पूंजी है जो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटी हमारी खर्च हो जाती है। जैसे मैंने कल फोटो भी दिखाई थी, मैंने कहा कच्चे माल पर किया गया, कच्चे माल पर किया गया खर्चा, वेजेस यानी कि जो हमने सैलरीज दी, जो कामगार हैं उनको समोसे खिला दिए, चाय पिला दी, उसमें जो पैसा लगा, दिस इज नोन एज कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। अब दूसरी इंस्टेंस में बात करती हूँ कि हमने कोई ऐसी चीज खरीद ली जो हमारी अगली उत्पादन की अगली प्रक्रिया में भी काम आने वाली है, जिसको हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? फिक्स्ड कैपिटल। जैसे किसी ने मशीन खरीद ली या किसी ने बिल्डिंग खरीद ली, तो इनमें जो निवेश किया गया है, इनके अंदर जो निवेश किया गया है, उस निवेश को बच्चे हम क्या कह देंगे? उस पैसे को हम स्थिर पूंजी का नाम दे देंगे। तो इन चारों चीजों से हमारी बातें बन गई। अब आगे देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्थाओं के कुछ प्रकार होंगे। जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार यानी कि किस आधार पर हम कह रहे हैं, तो उत्पादन के साधनों, ध्यान देंगे, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के आधार पर, बच्चे ध्यान देंगे इस शब्द पर, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हो सकते हैं? स्वामित्व दैट मीन्स ओनरशिप। यहाँ पर क्या है? ओनरशिप। अब ध्यान दें, ओनरशिप मतलब हु विल प्रोड्यूस। जैसे मैंने कल 3 सेंट्रल प्रॉब्लम यहाँ बताई, क्या बनाया जाएगा, कौन बनाएगा, कौन उत्पादित करेगा। तो अगर हम कहें कि जो वो उत्पादन के फैक्टर्स हैं, उत्पादन के साधन हैं, उन उत्पादन के साधनों का ओनर कौन है? ऑनर यदि यहाँ पर जनता है यानी सरकार है तो कुछ और, यदि यहाँ पर कोई इंडिविजुअल पूंजीपति है तो बात कुछ और। समझ में आई बात? मैंने क्या कहा कि जब हम उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व है, कौन है उत्पादन के साधन? अभी बताया मैंने पीछे कि भैया उत्पादन के साधन है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यमी है। तो जब इन चारों साधनों पर अधिकार, स्वामित्व किसका हो? सरकार का हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? ऐसी अर्थव्यवस्था को बच्चे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। लिख लेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के तहत उत्पादन और मूल्य निर्धारित करने में, यहां ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, लिख लीजिए, उत्पादन और मूल्य निर्धारित करने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या लिखना है? या आप एक शब्द ये भी लिख सकते हैं कि जहां उत्पादन के समस्त साधन, जहां उत्पादन के सभी साधन सरकार द्वारा नियंत्रित हो, सरकार द्वारा कंट्रोल किए गए हों, बस यही पीपीटी है, बाकी नहीं पीपीटी है, नियंत्रित हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। मैंने क्या बताया कि उत्पादन होगा, 4 चीजें लगेंगी, भूमि लगेगा, श्रम लगेगा, पूंजी लगेगी। तो जब इन चारों पर आधिपत्य जो हो वह सरकार का हो, उसमें शासन कुछ काम कर रहा हो, जैसे
भूमि, हमने कहा कि हमें मोबाइल में डाटा डलवाना था, तो मैंने कहा हमारे यहाँ केवल बीएसएनएल है, हमारे यहाँ क्या है, केवल और केवल बीएसएनएल है। तो मैंने कहा अरे हमारे यहाँ तो प्राइवेट भी है कई सारी कंपनियां। तो आपने कहा नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो हम तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में बिलीव करते हैं, तो हमारे यहाँ केवल और केवल कौन है, बीएसएनएल है, यानी भारत संचार निगम लिमिटेड। मैंने कहा अरे, तो फिर मैंने पूछा कि अरे इसके तो कई सारे फायदे हैं भाई, आपके यहाँ पर सरकार को कितनी चिंता लगी हुई है आपकी। मैंने कहा और क्या, हम तो फायदे ही फायदों में है, सरकार हमारे यहाँ सारी चीजें बना रही है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। दूसरा, सरकार जो है जब भी उत्पादन करेगी तो वह लोक कल्याण की भावना से करेगी। किसकी भावना से करेगी बच्चे, लोक कल्याण, यानी कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो मैंने कहा हाँ, इसीलिए तो हम खुश हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमें बहुत सस्ता है, हमारे यहाँ पर जो बीएसएनएल का रिचार्ज है बड़ा सस्ता है। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर और क्या चीजें हैं, तो कहा कि अरे जब सरकार सारी चीजें बना रही है तो जो ऑफिस का टाइम है ना बीएसएनएल वालों का, या जितनी भी कंपनी खुली है सरकारी, उनमें शोषण नहीं होता किसी भी तरीके का, ना तो सैलरी रुकती, क्योंकि सरकारी कर्मचारी की ना तो सैलरी रुकती है ना तो सैलरी रुकती, ना ही उसके काम के घंटे एक्सीड करे जाते। उसे जो है सुबह को 10 बजे बुलाया जाता है बाबूजी बना करके, और शाम को 5 बजे घर भेज दिया जाता है, और सैलरी ऑन टाइम आती है। वाह, कितनी बढ़िया फायदे हो गए समाजवादी अर्थव्यवस्था के। फिर शोषण भी नहीं होता है वहां पर, और क्या है, और भी तमाम तरीके की सोशल सिक्योरिटी भी मिली हुई है, सामाजिक सुरक्षा है, पेंशन है, हेल्थ चेकअप होते हैं रोज, है ना, 1 महीने में शरीर का चेकअप होता है पूरा। साथ ही साथ हमें हेल्थ इंश्योरेंस भी मिला है, हमें पीएफ भी मिलता है, हमें डीए भी मिला है, डियरनेस अलाउंस, हमें जो है महंगाई भत्ते से लगा करके ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, सब मिलता है। हमने कहा अरे वाह बहुत बढ़िया। फिर अचानक से मेरे दिमाग में आया कि अच्छा तुम्हारे यहाँ कोई और नहीं है, मान लिया टावर टूट जाए, मान लिया बहुत महंगा कर दे सरकारी, मान लिया कि उसकी सर्विस ही अच्छी ना हो, तो फिर दिमाग में आया भैया, कहा कि अच्छा कोई और भी यदि होता, कोई और भी यदि प्लेयर होता तो बढ़िया रहता। तो यानी कि अब इसके दोष भी आए नजर में भैया, इसके क्या है, इसकी दोष, यानी कि इसके समाजवादी, इसकी बता रही हूं अर्थव्यवस्था की बात, समाजवादी अर्थव्यवस्था में दोष भी आए। क्या आया सबसे पहला दोष, तो मैंने कहा अरे भाई, अरे बावले, यहाँ पर तो प्रतिस्पर्धा का अभाव है। क्या है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है। कैसे हुआ प्रतिस्पर्धा का अभाव, आप बताइए। यदि केवल बीएसएनएल होता तो क्या आप हमारी क्लास देख पाते, उसकी स्पीड कैसी रहती पता नहीं, है ना। तो यहां पर बीएसएनएल के साथ जब जियो आया, जब एयरटेल आया, ठीक है, जब यहां पर और क्या क्या आया भाई, जब यहां पर वोडा आया, है ना, तो ये इतने सारे प्लेयर आ गए। अब इन प्लेयर्स ने क्या करा, जैसे जियो ने तो एक बार को फ्री कर दिया था सारी दुनिया में चीजें, है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने कहा कि अरे भाई अगर कंपटीशन होगा तभी तो मलाई मिल पाएगी, तभी तो हमें जो है चीजें बढ़िया मिल पाएंगी, क्योंकि फिर हम छटनी करेंगे। जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो हम क्या छटनी करते, किसी की क्या छांटे हम, हमें तो केवल बीएसएनएल है, उसी लेना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये सारे फील्ड्स की बात है। अगर मैं कहूँ एडिडास और प्यूमा ना होता, सरकार ही कोई ब्रांड, भारत ब्रांड बना करके पजामे बेचे करती, शर्ट बेचा करती, तो हमें वही लेना पड़ता, जो मिलता वही लेना पड़ता। देयर आर नो कंपटीशन। वही बात अगर बर्तन में होती, वही बात अगर टीवी में होती, तो यहाँ पर कंपटीशन लेस होता समाज, समझ रहे हैं। तो यानी कि प्रतिस्पर्धा का अभाव है ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में। दूसरा क्या इसका मजेदार बात आई, दूसरी आई कि भाई एक बात बताओ, जब जियो आया, एयरटेल आया है, जब जब यहाँ पर तमाम आए, तो उनमें आपस में ही कुछ ना कुछ अच्छा करने की होड़ बनी। हमने कहा हम जियो क्यों ले, जियो ने कहा अरे देखो इतनी बढ़िया स्पीड है, घर घर मैंने जियो फाइबर लगवा दिए हैं, आप चाहे तो मेरा एक ये डिवाइस ले जाओ, टीवी भी चलाओ, बढ़िया है। फिर बीएसएनएल ने सोचा मैं भी कुछ ऐसा दे दूं, फिर एयरटेल कह रहा है मैं अपने दाम कम कर दूं क्या, यानी कि उनमें ही आपस में प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, यहाँ पर जो कामगार हैं, कर्मचारी हैं, उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा है कि भाई जो प्राइवेट, अब तो फिर भी सरकारी महकमे अब तो बढ़िया काम कर रहे हैं एकदम से तेजस्वी तरीके के। पहले क्या होता था, सरकारी गवर्नमेंट जॉब में जो माइंडसेट होता था, खासतौर पर जो टीचिंग वगैरह की थी,
कि आराम करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? आराम करने जा रहे हैं, स्वेटर बुनने। या फिर मतलब ये माइंड सेट था कि हमने तो आराम के लिए नौकरी ज्वाइन करी है, भैया आराम के लिए करिए, सरकार तुम्हें पेमेंट दे रही है, तनख्वाह दे रही है, समझ रहे हो? तो यानी कि इस माइंड सेट से भी बाहर निकलने की आवश्यकता। यानी कि आप देखेंगे ये प्रतिस्पर्धा कंपनियों में तो थी ही थी, ये कर्मचारियों में भी थी। यानी कि यहाँ पर जो इफिशियंसी या प्रतिभा ही नहीं दिख पा रही है किसी की, क्योंकि यहाँ पर सबको काम चलाऊ काम है। यहाँ पर क्या है? काम चलाऊ काम है। यहाँ पर किसी के अंदर कोई डेडिकेशन नहीं है, किसी के अंदर ये नहीं है, जॉब लॉस का कोई डर नहीं है। कह रहे हैं क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा 2 गाली पड़ जाएंगी, खाली बैठे रहो, पंखा झेलते रहो, आराम से सोते रहो, दफ्तर में जाके पैर रखा टेबल पर और सो जाओ। ये वाली बात क्या थी? ये वाली बात यहाँ पर थी। आज इस चीज में 100% तो मैं नहीं कहूंगी, पर ये बहुत हद तक सुधार आया है कि आप टाइम से ऑफिस पहुंचो, पंचिंग मशीन लगा दी गई है, आप मॉनिटर होते हो, आपको अब जॉब लॉस का भी डर है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब एकदम पक्की हो गई। तो यहाँ पर ये सारी चीजें भी क्या हो गई बच्चे, ये सारी चीजें इसके अंदर हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखें, दूसरी आ जाएगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व है भैया जी? ये है निजी व्यक्ति का। यानी कि यदि हम यहाँ के टर्म्स में बात करें तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे वो क्या हो, टेलीकॉम हो, चाहे वो बसें हो, चाहे वो रेल चलानी हो, चाहे वो जो है कपड़ा बनाना हो, चाहे जितनी भी चीजें हो, उत्पादन के समस्त साधनों पर किसका अधिकार है? उत्पादन के समस्त साधनों पर किसी पूंजीपति ग्रुप का यहाँ पर स्वामित्व है। अब ये पूंजीपति ग्रुप, इसका जो मेन मकसद है वो क्या है? जैसे मैंने अभी बताया था कि जब हम सोशलिस्ट इकोनॉमी में बिलीव करेंगे तो वहां पर जो मेन मकसद है दैट इज अ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो इसके केंद्र में क्या है प्यारे बच्चों, बताएंगे? जॉन, ये कौन कौन बच्चे हैं? शांति, रिंका, बताएं। इसमें जो है इसका ये पूंजीपति के केंद्र में इसका उत्पादन करने का मेन मोटिव क्या है? इसका मेन जो उद्देश्य है वो क्या है? बताएं बच्चों। अब भैया पूंजीपतियों में या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जो मेन मोटिव बनेगा वो बनेगा लाभ। सिंपल सी बात है, क्या बनेगा? प्रॉफिट। ठीक है, इसको प्रॉफिट हो रहा है यानी इसको लाभ हो रहा है, तो उसी कंडीशन में ये वस्तुओं का निर्माण कर रहा है। बहुत बढ़िया, होशियार हो गए हो। देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें देखेंगे कि यदि हम बात करें बच्चे कि जब प्रॉफिट ओरिएंटेड चीज होगी तो इसका जो नेगेटिव पॉइंट हो गया वो क्या हो गया? वो यहाँ पर इतनी प्रतिस्पर्धा है कि पहली बात तो समाज कल्याण गायब। ठीक है जी, पहली बात तो क्या? समाज कल्याण बिल्कुल केंद्र में छोड़ो, कहीं आसपास भी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर शोषण होगा। शोषण, कैसा शोषण? जैसे टारगेट मिल जाएगा, टारगेट कि यू हैव टू अचीव दिस नंबर, आपको भैया इतना अचीव करके देना पड़ेगा, नहीं तो कल से नौकरी पर मत आना, अपने घर रहना। ठीक है, तो जॉब लॉस की समस्या, मजदूरों का जो शोषण है इसमें सबसे प्रभावी रूप से दिखाई देता है बच्चे। यहीं पर इसका जो पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चे? पॉजिटिव पॉइंट ये हो जाएगा कि जिसके अंदर जितनी कुशलता है, जिसके अंदर जो कार्य क्षमता है, वह यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से निखर करके आती है। जो जितना मंज जाएगा, जो जितना बेहतर काम करेगा, वो यहाँ पर अच्छे से काम कर देगा। यहाँ पर जो है प्रतिस्पर्धा का लाभ भी किसको हो जाएगा? जैसे अभी मैंने बताया कि मान लिया भाई यहाँ पर जो है, आप ही देखो आपके आसपास मान लिया 3 लाइब्रेरी खुल गई, तो एक लाइब्रेरी वाले ने कहा 1000 रुपए फीस है, बिजली पानी, कुर्सी पे बैठने कोई पैसा नहीं लूंगा, पढ़ना तुम्हें खुद से पड़ेगा, पर मैं बैठ करके यहाँ पर जो है आपको निगरानी नहीं करूंगा, आप अपने आप बैठ के आना पढ़ना, 1000 रुपए फीस है। अब इसने सोचा मैं इसमें 1000 रुपए में क्या दे दूं इनको बेहतर। इसने कहा बिजली पानी कुर्सी बैठने का 1000 रुपया है, प्लस मैं भी यहीं बैठ के आपको वॉच करूंगा। मैंने CCTV कैमरे भी लगा लिए हैं ताकि आपके किसी का सामान वामान गुम हो तो मैं देखते रहूंगा और किसी को भी बात नहीं करने दूंगा। यदि किसी को बात करनी हो बाहर जाए, मैं या मेरा कोई
सदस्य वहां पे बैठ के आपको वॉच करते रहेगा। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा अरे वाह 1000 ही रुपए में है यार, इसी ज्वाइन कर लेते हैं। अब क्या हुआ, तीसरे ने कहा कि मैं बैठ के वॉच भी करूंगा, मैं सारा बढ़िया पानी, चिल्ड वाटर, कॉफी, ये वो सब, कॉफी भी दूंगा एक एक, और अखबार भी दिलाऊंगा सबको। अखबार पढ़ने के बाद मेज पे रख जाना, 5 द हिंदू मंगाऊंगा, 5 इंडियन एक्सप्रेस, वाईफाई भी फ्री कर दिया, 1000 रुपए। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए तीनों में कंपटीशन है। तीनों क्या है, तीनों कहीं ना कहीं पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था में बिलीव करते हैं। सिंपल सी बात है भाई, लाभ कमाने के लिए ही तो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने कहा कि भाई हम किसको ज्वाइन करेंगे, तो हम सबसे बेहतर वाला ज्वाइन करेंगे उन्हें भी लोग, ऐसी बात नहीं है वो खाली पड़े रहेंगे, पर फिर वो अपने अंदर कुछ सुधार करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखें कि इसका फायदा अल्टीमेटली किसे हुआ, प्रतिस्पर्धा का जो फायदा हुआ है वह किसको हुआ है, वो हुआ है उपभोक्ता को। किसको बच्चे, जो उपभोक्ता वर्ग है, उपभोक्ता को ये फायदा हो गया है। इतनी बात बच्चे समझ में आई, वेरी नाइस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे, आपके पास में एक आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित यानी कि जो हमारे देश के अंदर है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा बच्चे, अगर मैं इसे एक लाइन में लिखना चाहूं तो दैट इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक प्लस प्राइवेट। ठीक है जी, यानी समाजवादी व पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का एक तरीके से सह अस्तित्व है। यहाँ पर दोनों की एग्जिस्टेंस है, दोनों का सह अस्तित्व यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ पर उत्पादन के साधन में, जैसे अगर मैं ही बात करूं तो BSNL भी चल रहा है और जियो भी चल रहा है। यहाँ पर जो है यूपी SRTC उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की भी बसें चल रही है यूपी की, और यहीं पर आपकी जो है विमल ट्रैवल की बसें भी चल रही हैं। ठीक है, यहीं पर आप देखेंगे कि जो है जो उत्पादन है वो सरकारी कंपनियों में भी हो रहा है, स्टील का उत्पादन, और प्राइवेट में भी हो रहा है। समझ आ गई बच्चे बात, हाँ जी, यस और नो एक बार बताएं, समझ में आ गई। अब अगली बात पर आ जाएंगे। अब हम देखें अगर कि ये हो गया पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की विशेषताएं, यानी कि दैट हैज द फीचर ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, दिस इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी, दिस इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट थिंग इज दैट, अब हम देखते हैं संबंधों के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों, संबंधों के आधार पर जब हम अर्थव्यवस्थाओं को देखेंगे तो संबंधों यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, ऑन द basis of relation, on the basis of relation, economy can be divided into two types. Economy can be divided into two types. पहली हो जाएगी खुली अर्थव्यवस्था, दूसरी हो जाएगी बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है जी, यानी कि यहां पर हम कैसे देख रहे हैं कि जैसे एज अ भारत एक देश है। यदि यह भारत देश अन्य देशों के साथ, जैसे अगर हम बात करें कनाडा, रशिया, अमेरिका एटसेट्रा, यदि हम इन सभी देशों के साथ यहाँ यात्राओं पर जा रहे हैं, इनसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इनके साथ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इनसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी इन सभी देशों के साथ में हम आयात एवं निर्यात और निवेश, समझ रहे बात, यानी इन देशों के साथ में हम जो चीजें हमारे यहाँ नहीं हैं या कम मात्रा में है, जब हम उनको यहाँ से मंगाए तो उसको आयात कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे इंपोर्ट कहते हैं। ठीक है, जब कोई चीज हमारे यहाँ एक्सेस में है, सरप्लस में है, तो हम उसे अन्य देश के अंदर भेजना चाहते हैं ताकि वह अपनी जरूरत को पूरा कर सके और हम उन देशों की मुद्रा को अपने देश में ला सके, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, निर्यात कहेंगे।
तीसरी बात है निवेश, इन्वेस्टमेंट। हमारे देश का, मान लिया एसबीआई ने अपनी ब्रांच खोल रखी है बाहर, तो यानी कि वी आर नॉट अ क्लोज्ड इकोनॉमी, हम क्या है, हम एक ओपन इकोनॉमी है, जहां पर ध्यान देंगे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि x माइनस एम बराबर 0, ये किस चीज का द्योतक है, ये द्योतक है बंद अर्थव्यवस्था का। ये किसका है, बंद अर्थव्यवस्था का द्योतक है। देयर आर नो एक्सपोर्ट नो इंपोर्ट दैट विल बी जीरो एज अ रिजल्ट, राइट। यानी कि जहां ना तो कोई देश किसी अन्य देश से कुछ मंगाता है, ना कहीं कुछ देता है, और ना ही किसी देश के अंदर निवेश करने जाता है, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को कहा जाता है, यहाँ पर क्या कहा जाता है, बंद अर्थव्यवस्था। और जिसमें ये प्रक्रिया हो रही है, जहां पर इन्वेस्टमेंट भी है अन्य देश में, आयात भी है अन्य देश में, निर्यात भी है अन्य देश में, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को खुली ओपन अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आज के सिनेरियो में यदि देखा जाए, आज के सिनेरियो में यदि देखा जाए, लिख लो भाई जिसको लिखना है, बच्चे कह रहे हैं हमें लिखना है, लिखे भाई। यहाँ पर खुली अर्थव्यवस्था डेफिनेशन लिख लेंगे, इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे कि जब दो अर्थव्यवस्थाओं के मध्य या जब किसी देश की, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था अन्य देश के साथ आयात निर्यात या निवेश की प्रक्रिया करे, तो उसे क्या कहा जाएगा, खुली अर्थव्यवस्था। लिख लिया, उसे क्या कहा जाएगा, खुली अर्थव्यवस्था। ठीक, अब यहां पर लिखे कि यदि कोई देश न तो किसी देश के साथ आयात, समझ तो गए ना आप लोग, नोट तो कर लो, समझ तो गए होंगे या नहीं समझे। इंपोर्ट, निर्यात यानी एक्सपोर्ट। जिन बच्चों ने आधार आदि के बैच के नोट्स बना रखे थे वो भी दोबारा बनाएं, क्योंकि इकोनॉमी एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, ये बदलते रहता है। अब ये चीजें तो नहीं बदलेंगी, बट देखो मेरी भाषा बदल गई अभी पढ़ाते समय लिखाते समय, हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया न करे तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर क्या है, उसे खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है बच्चे, x माइनस एम बराबर 0, देयर आर नो एक्सपोर्ट नो इंपोर्ट, दैट इज 0। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात। हाँ जी, समझ में आ गई बात। देखो सोनी जायसवाल जी, ये बैच वैसे हिंदी माध्यम का है, बट I can assure you कि during the studies I can write the terminology in English also, right? And all teachers are capable to do this. So हम केवल आपको technical terminology provide कर सकते हैं. All the PDF is not possible to translate in English simultaneously. This is very time taking, right? तो इसलिए, ठीक है बच्चे, इसलिए इसका एग्जाम्पल कंप्लीटली कोई नहीं है विष्णु जी, वर्तमान सिनेरियो में इसका कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। आप नॉर्थ कोरिया को कुछ हद तक कह सकते हैं, बट नॉर्थ कोरिया भी ऐसा नहीं है कि कूप मंडूक है, अपने आप में बस सब पैदावार कर लेता है और खा लेता है। ठीक है जी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया एक लिमिटेड
व्यापार करता है अन्य देशों से। ऐसा भी नहीं कह सकते आप कि हमने जब 1991 में ओपननेस को अपनाया उससे पहले हम क्लोज थे, ऐसा नहीं है। हमारे पास में मैक्सिको से गेहूं आते थे, हम अपनी खाने की जरूरतों को अन्य देशों से पूरा करते थे, राइट। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि कंप्लीट क्लोज्ड, यानी कि जहां पे ये जीरो ही आ रहा है। खुली अर्थव्यवस्था तो सब है, हम हैं, चीन है, सब हैं, ठीक है बच्चे। अब नॉर्थ कोरिया कुछ लिमिटेड लोगों के साथ में व्यापार करता है, वो उसका अपना पर्सनल मैटर है। बंद अर्थव्यवस्था लिख लिया आपने, आगे चलेंगे। अब हमारा जो अगला टर्म आ जाता है वो आ जाता है आय। क्या आ जाता है? आय। आय सभी को बड़ी प्यारी लगती है, समझ में भी आती होगी क्या होता है आय, है बताए क्या है आय? आय जो कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा खुशियां भर देगी, है ना। पैसे की बात हो रही है, धनराशि की बात हो रही है। अब यहाँ पर बच्चे आज आप कुछ कुछ ऐसे टर्म्स देखोगे जो आपने अभी तक नहीं देखे थे, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के अंदर विभिन्न प्रकार की आय को आप देखते हैं। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आय, विभिन्न प्रकार की आय है। जैसे उदाहरण देखूंगी मैं। उदाहरण, आपने कोई कार्य किया, उस काम के बाद में आपको मेहनत आना मिला, ठीक है। यानी कोई कार्य के बदले में या किसी कार्य के बदले में, किसी कार्य के बदले में जो मजदूरी मिली है, आपको मिली मजदूरी, मजदूरी है, वेजेस, सैलरी, आप जो चाहे, ठीक है। या आय का एक उदाहरण हो गया। दूसरा, आपने किसी को पैसे दिए हुए थे, अब वो भाई आपको पैसे दे के गया, कहे देखो बहुत थैंक यू, सबसे पहले तो आपने मुझे 10,000 रुपए दिए। अब इन 10,000 के साथ में ये तो रहे आपका मूलधन 10,000, प्लस 10,000 पे मैं आपको 300 रुपए और दे रहा हूं। तो अब वो आपकी मर्जी, आप लो या मोड़ दो, ठीक है जी। यानी वो क्या है, वो 300 रुपए क्या है, वो ब्याज है। वो क्या है बच्चे? ब्याज है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋण पर कमाया गया ब्याज, है ना। ऋण पर कमाया गया ब्याज भी आपकी क्या है बच्चे? इनकम है, आय है, ठीक है। बुआ जी, मामा जी आपको जो दे गए बटवा, बटवे में से निकाल के पैसे, लिफाफे, वो भी क्या है? आपकी आय बन गई। दैट इज इंक्लूडेड इन द सैलरी। उपहार आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा? किसी के द्वारा दिया गया उपहार। जिसे याद ना रहे वो ब्रैकेट में लिख ले, विदायगी है, लिख लेना विदायगी। आगे चले, यहाँ पर आप और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं कहीं जो जो ये दान आदि होता है, चैरिटी वगैरह, यह भी एक प्रकार का क्या है बच्चे? यह भी एक प्रकार की इनकम है। जिनको मिल रहा है उनकी इनकम है। जैसे जो पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, वह किस पर चल रहा है? उनका घर बार, दान पर, दक्षिणा पर, ठीक है जी। तो और भी हो सकते हैं, हम इतने लिख रहे हैं। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आय है। आय यानी कि जो आपको मिला, आय मतलब जो भी आया, ठीक है। आय मतलब जो भी आया वो हमें कुछ ना कुछ दे के गया, दान। अब भैया यहाँ पर किसी काम के बदले में मिली मजदूरी, ऋण पर कमाया गया धन, उपहार और दान, मैंने यहाँ पर कई सारी चीजें लिख दी। अब यहाँ पर मैं एक टर्म आपसे पूछना चाहती हूँ, मौद्रिक या आप कह सकते हैं साधन आय। एक हो गया नॉन, एक हो गया क्या? नॉन। नॉन यानी कि गैर, गैर साधन आय। दोनों में क्या डिफरेंस है? बच्चे कह रहे दहेज भी तो, दहेज ले लो तुम पहले, दहेज इसमें आ गया ना, या इसमें लोगे? जिसमें लेना ले लो, ठीक है। गलत बात है दहेज लेना, ठीक है जी। अब मैंने आपको क्या बताया? साधन आय। साधन आय यानी कि फैक्टर इनकम। ये कैसी इनकम है? फैक्टर इनकम का बच्चे मतलब हो रहा है यहाँ पर कि एक उत्पादक, एक प्रोड्यूसर, एक उत्पादक यानी प्रोड्यूसर को वस्तु एवं सेवा, वस्तु एवं सेवा के उत्पादन के लिए, के
उत्पादन हेतु वस्तु एवं सेवा के उत्पादन हेतु कुछ कारकों की जरूरत होती है। ठीक है जी, क्या होती है बच्चे? जरूरत होती है। क्या ये कारक आप जानते हैं भली भांति? जल्दी जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। जैसे भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। ठीक है जी, यानी एक उत्पादक को वस्तु एवं सेवा के उत्पादन हेतु कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है। कुछ फैक्टर्स की मंदाकिनी दुबे जी याद है हमें, कल बता देंगे, है ना। अभी जो होती है ना शुरुआती जो क्लास होती है बच्चे, वो उनमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें नहीं समझ रही हैं, बट छोड़ेंगे कुछ नहीं, बताएंगे सारी चीजें, है ना। क्लास को बढ़ने दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि हम आपको वर्ल्ड बैंक पढ़ा रहे हैं, है ना। हमारी पूरी तरीके से कोशिश रहेगी कि एक सिंगल शब्द भी आप ऐसा ना रह जाए कि आपको ना आए। ठीक है, चले। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि जब भी कोई उत्पादक वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करेगा तो उसको कुछ फैक्टर्स, कुछ कारकों की जरूरत होगी। अब ये देखिए कि जब जिसके पास में ये फैक्टर्स हैं, जिसके पास में ये फैक्टर, मान लिया कोई भूमि का मालिक है और एक है उत्पादक जो उससे भूमि मांगने गया कि मुझे अपनी भूमि दे दो, बोरो कर रहा हूं मैं आपसे भूमि, इसके बदले में आप क्या ले लेना? रेंट ले लेना। कक्षा 9 पालमपुर की कहानी, एनसीईआरटी में ये सारी चीजें, बुनियादी बुनियादी चीजें लिखी हुई है। किसी भी बच्चे को ये नहीं लगेगा कि हमारी एनसीईआरटी की ये बातें छूट जा रही हैं, सब कवर कराया जाएगा। मैंने कहा कि जिसके पास ये भूमि है वह व्यक्ति इस उत्पादक को भूमि दे देगा और उत्पादक उसको क्या देगा? रेंट देगा, किराया देगा। तो ये किराया इस भूमि मालिक की आय हो गई कि नहीं बच्चे? ये किराया इस भूमि मालिक, लैंड ओनर की आय हो गई, हो गई। पूंजी, जिसके पास में पूंजी थी, एक्स्ट्रा पैसे थे, सूदखोर महाजन बनिए या जो भी आड़तियां हैं, उनके पास में एक्स्ट्रा धन था, उनके पास ये उत्पादक आया। उत्पादक ने कहा मैं अपना कोई कार्य शुरू करना चाहता हूं, आप मुझे कुछ धनराशि दे दो। भाई साहब ने कहा मैं तो बैठा ही इसलिए हूं, ले लो, पर ऐसे नहीं मिलेगी। तो कहा कि और कैसे मिलेगी? कह रहे सबसे पहले तो तुम मेरी ये पूंजी वापस चुका पाओगे, मुझे उसकी एश्योरिटी चाहिए। इसने कहा अरे आप हमें जानते नहीं हैं, हम तो यही गांव में। इन्होंने कहा जानता मैं, पूरी दुनिया विश्वास पर टिकी है, पर मुझे कुछ चाहिए। उस कुछ को क्या कहेंगे? बताएगा कोई बच्चा? उस कुछ को कहेंगे कोलेट्रल। क्या कहेंगे बच्चे? कोलेट्रल कहेंगे उसको। जो इन्होंने इस पूंजी को उधार देने के लिए इस व्यक्ति से लिया, वो क्या होगा? कोलेट्रल होगा, या इसे बंधक भी बोला जाता है। यानी जब तुम मेरा पैसा देने आओगे तो अपना ये बंध पड़ा पैसा ले जाना, और जो मुझे तुमसे एक्स्ट्रा चाहिएगा दैट इज ब्याज। क्या हो जाएगा बच्चे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं? अब दोनों इंटरेस्ट अलग अलग है। कितने बालकों को इको जो है थोड़ी थोड़ी सी सरल लगने लगी है? ठीक है, इसको जमानत भी बोलते हैं, बंधक भी बोलते हैं। ठीक है जी। ये क्यों जमानत रख रहा है? भरोसा नहीं है। कह रहा अरे भैया तुम्हारे जैसे सुबह शाम 10 आते हैं जो बहुत भरोसे गिनवाते हैं, है ना। ठीक है। अब तो ये इस साहूकार के लिए ये ब्याज क्या हुआ? आय हुई। क्या हुई बच्चे? इनकम हुई। उसकी तो इनकम हुई ना ये। ठीक है। कमलेश जी सिखा के रहेंगे आपको इकोनॉमी, हम भी कसम खा रहे हैं, बस आप सीखने के लिए कसम खा लो। यहां पर देखेंगे कि श्रम, अब ये उत्पादक कराने वाला व्यक्ति गली गली घूम रहा है। काश ऐसा हो जाए है
कह रहा है मुझे कुछ श्रमिक भाई चाहिए जो मेरे खेत में, जो मेरी फैक्ट्री में काम करें। श्रमिक जी चल पड़े। श्रमिक जी ने कहा कि हमें क्या मिलेगा, थोड़ा बात कर ले लेने देने की। तो कह रहे देखो जी, आप हमारे लिए कार्य करना, हम आपको सैलरी देंगे, यानी हम आपको वेजेस देंगे, हम आपको मजदूरी देंगे। ठीक है जी, ठीक भाई साहब, बात बन गई। ये जो उद्यमी है इसका बताओ कि इसको क्या मजे आ रहे हैं बताओ जी। कमलेश जी अभी दिखना क्लासेस में मुझे, ठीक है। उद्यमी को क्या मिलेगा, बेचारे को घूम रहा है, उद्यमी को क्या मिलेगा? जो ये उद्यमी है महाशय है, इनको क्या मिलेगा? इनको मिलेगा लाभांश। ठीक है, इनको काम धंधा शुरू करके लाभ, तो ये लाभ क्या हुआ, यह भी इनकी एक आय हुई। अब पिछली स्लाइड पे देख लो, आय क्या था, किसी काम के बदले में मिली मजदूरी, ऋण पे ब्याज, उपहार, दान, लाभ, सब क्या है, सब तो आय के ही हिस्से हो गए। बात समझ में आई? आगे बढ़ जाएंगे। अब दूसरी है गैर साधन आय। गैर साधन आय ये क्या है जी? यहां पर लिख लेंगे आप लोग कि जैसे मौद्रिक प्राप्तियों हेतु, मौद्रिक प्राप्तियों यानी मॉनिटरी रिसिप्ट्स। मॉनिटरी बच्चे कहते हैं जहां धन की बात हो रही हो, जहां मनी की बात हो रही हो, मॉनिटरी बोला जाता है। कह रहे मॉनिटरी प्राप्तियों हेतु सामने वाली पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया, उधर काम कर रहे थे ना सारे के सारे, कमेरे थे, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई वो ब्याज वाला भी तो पैसे ही दे रहा है ना, उसने भी बेचारे ने बड़ी मेहनत से कमाए होंगे। यहां पर क्या है, यहां पर मौद्रिक प्राप्तियों हेतु, यानी मौद्रिक प्राप्ति तो हो रही है, मौद्रिक प्राप्तियों हेतु प्राप्तकर्ता को कार्य नहीं करना पड़ रहा है, कुछ भी कार्य या त्याग नहीं करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, यानी कोई एक फली की दो नहीं फोड़ी, इसने बैठे बैठे पैसा पाया, जैसे चैरिटी का पैसा पा गया। इसके लिए अब देखिए बच्चे, यहां पर ध्यान देंगे इन सब छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी पर, कि जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से कोई कार्य नहीं कर रहा है और पैसा पा जा रहा है, यानी इस व्यक्ति ने इकोनॉमी के अंदर कोई भी उत्पादक गतिविधि नहीं करी और पैसा पा गया। ऐसा कैसे हो गया? एक बच्ची कह रही है, जब आप किसी को दान देते हैं, आपके घर के सामने कई सारे बाबा जी आते हैं दिन भर में, है ना, कई सारे बाबा जी आते हैं दिन भर में, आते हैं कि नहीं आते हैं? बच्चे कह रहे फिक्स डिपॉजिट कर गए। अरे फिक्स डिपॉजिट अलग बात है भाई, फिक्स डिपॉजिट अलग बात है, फिक्स डिपॉजिट एक अलग बात होती है भैया जी, ठीक है, ये अलग बात हो रही है। मैंने कहा आपके घर के सामने कोई आ गया बाबा जी, उसने कहा कि मुझे पैसे दे दो, मुझे बच्चे 50 रुपए दे दो। आपकी माता जी ने उसे तुरंत से क्या किया, 50 रुपए पकड़ा दिए। क्या कर दिया? 50 रुपए पकड़ा दिए। ये 50 रुपए उस बाबा जी की आय बन गई, परंतु इस आय को प्राप्त करने हेतु इन्होंने क्या कर्म किया? कोई काम नहीं किया। यानी कि देयर आर नो इकोनॉमिक एक्टिविटी, नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी विच कैन प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी समथिंग समथिंग। तो कुछ तो करे, इन्होंने कुछ नहीं करा उसके लिए।
जो हम पीछे पड़ रहे थे वो सब यहाँ पर कुछ कुछ काम कर रहे थे। कोई भूमि जोत रहा था, कोई फैक्ट्री में जूता बना रहा था, कोई काम कर रहा था। यानी कि अब आप देखें कि अब हम इस तरीके से ये समझ में आया हमें कि जो इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जो गतिविधि होंगी वह दो प्रकार की होंगी बच्चे। अर्थव्यवस्था में जो गतिविधि है, जो एक्टिविटी है, वह दो प्रकार की होंगी। एक को हम कहेंगे मौद्रिक गतिविधि, एक को बच्चे मैंने क्या कहा कि भैया जी ये कैसी गतिविधि है, मौद्रिक गतिविधि। मौद्रिक गतिविधि यानी कि मॉनिटरी एक्टिविटी, मॉनिटरी एक्टिविटी। ठीक है। अब एक बच्चे ने बहुत बढ़िया ध्यान दिया, निधि ने, कह रही प्रधानमंत्री जनधन योजना। बच्चे थोड़ा सा अलग हो, थोड़ा सा अलग हो, कोई बफरिंग नहीं हो रही है, आप अपना वो सब सेट करते रहिए, रिफ्रेश करते रहिए। आपने बताया कि यहाँ पर आपने क्या बताया कि पीएम जनधन, पीएम जनधन नहीं, हाँ, पर इसी के साथ में मैं आपको यदि बताऊं, भाई क्यों आप वो कर रहे हो, इतना पेस्ट मत करिए ना, इतना सारा है ना। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा पीएम जनधन ना, पीएम जनधन नहीं, पर हाँ अभी अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसी एक योजना, रिंका बिंद जी बताइए दिक्कत आ रही है। चलिए, मैंने आपको क्या बताया कि मौद्रिक गतिविधि क्या होंगी। मौद्रिक गतिविधि बच्चे वह गतिविधियां होंगी जिनमें जिनमें हम क्या करते हैं, जिनमें हम कोई आर्थिक कार्य करते हैं, जिनमें, या आप मौद्रिक गतिविधि कहें या इसे आर्थिक गतिविधि कहें, क्या कह देंगे, आर्थिक गतिविधि लिख लेंगे। आर्थिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक यानी आर्थिक गतिविधि इसको आप कह देंगे, आर्थिक गतिविधि इसको आप कह देंगे। आर्थिक गतिविधि का मतलब हुआ कि ये यहाँ पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं और उन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बदले हमें पैसे मिलेंगे। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिन गतिविधियों के बदले हमें पैसे मिलेंगे, प्रदान किए जाएंगे। ऐसी गतिविधियों को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। जहां मौद्रिक लाभ प्राप्त होगा, जहां मौद्रिक लाभ प्राप्त होगा। समझ आई बात। अब दूसरी जो होगी बच्चे, दूसरी होगी आपकी नॉन इकोनॉमिक। ध्यान देंगे, नॉन इकोनॉमिक यानी गैर आर्थिक, गैर आर्थिक एक्टिविटी या गैर आर्थिक गतिविधि। ठीक है जी। गैर आर्थिक गतिविधि के अंदर क्या होगा, यहां पर आपने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करी, फिर क्या किया, आपने क्या करा, यहां पर आपको उस चीज के लिए मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हुआ, कोई मौद्रिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। आपने किसी ब्लाइंड पर्सन को सड़क पार करा दी, आपको अच्छा लगा, आपको मन में इच्छा हुई, आपने कहा मुझे इससे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे हृदय को शांति सी मिल रही है, मुझे बढ़िया लग रहा है, बड़ी अच्छी बात है भाई। आपने किसी को जो है, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देख करके कहा कि अम्मा जी मैं आपका ये बैग उठा के ले चलूं क्या। अम्मा जी खुश हैं, आपके मन में शांति और खुशी का अनुभव आपको भी हो रहा है, अम्मा जी भी खुश, आप भी खुश। ठीक है जी। तो यानी कि जहां पर आपको मौद्रिक लाभ ना मिले, अम्मा जी ने आपको पैसे नहीं दिए, मौद्रिक लाभ न मिले, परंतु इससे आपको क्या मिल गया, इससे आपको संतुष्टि मिल गई बच्चे जी। इससे आपको क्या मिल गई, संतुष्टि मिल गई, आपकी आत्मा से तृप्त हो गई, आपको बहुत खुशी मिली। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि गैर साधन आए, इसमें एक एग्जाम्पल लिखे जो बाद में आपके काम आएगा। जैसे जो आपने काम किया ही नहीं उसके बदले आपको पैसा मिल रहा है, जैसे इसे हस्तांतरण आय भी कहा जाता है। ये शब्द लिखेंगे, हस्तांतरण आय या ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट बच्चे क्या हुई, जहां पर आपने हस्तांतरण आय को डेफिनेशन आगे लिख दे रही हूं मैं, है ना। हस्तांतरण आय या ट्रांसफर पेमेंट, हस्तांतरण आय किसका उदाहरण हो गई, गैर साधन का। ठीक है। हस्तांतरण आय
जब किसी व्यक्ति को बिना कोई काम किए, बिना उत्पादक गतिविधि, बिना उत्पादक गतिविधि में भाग लिए आय मिल जाए, ठीक है, आय मिले। इसका उदाहरण लिख लेंगे। जितने भी हमारे और आपके दादाजी, पिताजी, जिनके भी अकाउंट में सरकार किसान सम्मान निधि योजना डाल रही है, किसान सम्मान निधि योजना इज अ एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। जो ये आती है वृद्धावस्था पेंशन, जो ये आती है, इसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं? नथिंग, कोई काम नहीं कर रहे। क्या काम कर दिया हमने? कुछ काम नहीं करा, ठीक है। तो इसका उदाहरण वृद्धावस्था पेंशन, जितनी पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन हो गया, किसान सम्मान निधि। बच्चे ये सारी चीजें अगर हमें टर्मिनोलॉजी क्लियर होंगी, है ना, तो हमारी आगे की लाइफ बहुत इजी हो जाने वाली है। फिर नहीं होगी तो आप मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ठीक है जी। हस्तांतरण आय को शुद्ध जीडीपी से क्यों घटाते हैं? गौरव जी, शुद्ध जीडीपी जब पढ़ाऊंगी तब मैं आपको वहां पे बता दूंगी। इसीलिए घटाते हैं क्योंकि जीडीपी में क्या है? उत्पादन है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यहाँ प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा, समझ गए? छात्रवृत्ति सब यही आएगा, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट देखेंगे आय का चक्रीय प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। हालांकि मैंने आपको अभी इसकी कहानी बता दी पूरी, इसको करके लास्ट करेंगे, इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। पर अब मैंने बताया आय कोई कैसे प्राप्त कर रहा है, आय है क्या, आय हम क्यों ले रहे हैं, आय से हम फिर व्यय करेंगे, व्यय माने खर्चा, ठीक है। जिसकी जिस प्रोपोर्शन में इनकम होती है उसी प्रोपोर्शन में उसके खर्चे होते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर है परिवार, कौन है बच्चे? परिवार। और इस परिवार के पास में आप जैसे जो है अनमोल रतन है ना। और ये कौन है? ये है भैया जी कोई कारखाने या आप कह सकते हैं कोई फर्म। अब ये प्लेन धरातल है, क्या है? प्लेन धरातल है। प्लेन धरातल पर कोई इंडस्ट्री खुलने वाली है, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ आसपास कुछ नहीं है, ठीक है। अब परिवार इधर पड़ा है, फर्म उधर पड़ी है। अब फर्म वाले के दिमाग में जो है अचानक से यह कौंधा कि अरे यहाँ पे ये परिवार है, इसकी कुछ जरूरतें होंगी, लोग होंगे, भूमि होगी, पूंजी होगी, क्योंकि मैंने तो पढ़ रखा है कक्षा 9 में उत्पादन के साधन है, ठीक है। तो ये गया इनके घर, यह आदमी उठ के XYZ इंडस्ट्रियलिस्ट था, इसका दिमाग था बढ़िया, है ना, स्टार्टअप करना चाहता था। इसके घर पहुंच गया, कह रहा भाई साहब, नोक किया दरवाजा, अंदर से एक महिला आई, हाँ जी, कह रही हमें ना एक काम शुरू करना था जी। अच्छा करो भाई, मैं ये पूछ रहा था आपके घर की बगल में जो जमीन पड़ी है, ये जमीन हमें दे दो। आंटी बहुत होशियार थी, आंटी ने कहा ठीक बेटा, वो तो जमीन पड़ी है हमारे यहाँ खाली, हमें उससे क्या मिलेगा, हम तुम्हें क्यों दे दें वो जमीन, ठीक है। तो सबसे पहला शिकंजा खींचा और परिवार की आंटी से पूछा कि तुम्हारे पास जो जमीन पड़ी है वो जमीन तुम हमें दे दो, यानी एरो मैंने कहाँ खींच दिया, एरो मैंने वहां खींच दिया। इनको बोला कि वो जमीन आंटी जी आप हमें दे दो। आंटी खुश है, कह रही वैसे पड़ी है कोई बात नहीं ले लो। तो कह रही कि उसके बदले हमें क्या दोगे? तो कह रही जमीन के बदले हम तुम्हें किराया दे देंगे। क्या दे देंगे? जमीन के बदले हम तुम्हें, फर्म वालों ने कहा हम तुम्हें किराया दे देंगे। एरो पे ध्यान देंगे बच्चे, जमीन के बदले हम तुम्हें यहाँ पर किराया दे देंगे, ठीक है जी। ओके, ये चीज समझ में आ गई बच्चे? लाइन खींचेंगे भाई, बढ़िया। ठीक है जी। फर्म से परिवार में किराया आ गया जमीन ले करके, ठीक है।
फिर जो है इन्होंने कहा अब इस जमीन पे क्या करें, हम इस जमीन पर हम कुछ उत्पादन करें तो हमें कुछ श्रमिक भी चाहिए होंगे, यानी लेबर। फिर पहुंच गए इस परिवार के पास और परिवार में कई जने पड़े थे खाली, बेरोजगारी थी। तो इन श्रमिकों को भी जो है इन्होंने ले लिया और उसको कहा कि हम तुम्हें वेजेस देना शुरू कर देंगे, कल से ही काम पे आ जाओ तुम, ठीक है। ये इनके घर पहुंच गए, कह रहे हैं चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है जी। अब यहां पर देखेंगे आगे कि ये फर्म वाले फिर पहुंचे परिवार वालों के पास और कह रहे कि देखो हमारे पास तो जो पैसे थे वो हमने लगा दिए, अब तुम्हारे पास कुछ पूंजी पड़ी हो तो तुम वो हमें दे दो। आंटी जी उचंट थी, होशियार थी एकदम, कह रही ठीक है बेटा दे देते हैं, वैसे भी मैं बहुत पैसा जोड़ रखी हूं, तो कहीं इन्वेस्ट कर दो। क्या कर दो? इन्वेस्ट। एक शब्द होता है डिसइन्वेस्ट, ध्यान देंगे, इन्वेस्ट डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता है अभी जो आंटी जी कर रही है, निवेश, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हाँ हम देखेंगे क्या करना है, आप हमें बस पैसा दे दो, आपसे मतलब नहीं। कह रही ठीक है फिर मुझे क्या मिलेगा? तो कह रही कि आपको जो है हम यहाँ पर ब्याज देते रहेंगे लगातार, पूंजी के बदले में आपको लगातार ब्याज टाइम से पहुंच जाएगा, आप परेशान मत होइए। उसके बाद में उद्यमी को क्या मिलेगा? तो उद्यमी को मिलेगा लाभ, यानी प्रॉफिट। अब ये चार चीजें, इन चार चीजों से ये क्या है? ये है उत्पादन के कारक, ये है बच्चे उत्पादन के कारक, और नीचे क्या है? नीचे है आय, नीचे है इनकम, ठीक है जी। नीचे क्या है? नीचे है इनकम, राइट। अब ये आप देखो कि जब इस फर्म में ये सारे लोग आ गए, जमीन जायदाद फलाना पूंजी सब आ गए, अब ये आदमी काम कर रहे हैं और फर्म वाले उनको क्या दे रहे हैं? पैसा, किराया, वेजेस, ये वो, फ्लो इधर चला गया। अब ये इस पैसे का क्या कर रहे हैं? ये इस पैसे से इस फर्म के द्वारा बनाए गए जूते, चप्पल, मोबाइल, बटवे सब खरीद ले रहे हैं, यानी वो पैसा वापस से यहीं आ गया, क्योंकि यहाँ इस फर्म ने क्या बनाया? कपड़ा बनाया, जूता बनाया, ठीक है, मोबाइल बनाया, बॉटल बनाई, टीवी बनाया, रेफ्रिजरेटर बनाया, वो सारा सामान वापस से यहाँ चला गया और उसके बदले में पैसे वापस से यहाँ आ गए, वापस से यहाँ उसकी सैलरी चली गई, वापस से यहाँ। तो दिस इज नोन एज फ्लो ऑफ इनकम। ये क्या कहलाएगा बच्चे? यही फ्लो ऑफ इनकम कहलाता है, यही फ्लो ऑफ इनकम कहलाता है। इतनी चीज समझ में आ गई? तो यानी कि इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ द फ्लो ऑफ इनकम। इसी फ्लो ऑफ इनकम से पूरी की पूरी इकोनॉमी चलती रहती है, इसी फ्लो ऑफ इनकम से बच्चे पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वह चलती रहती है। इतनी बात समझ में आई या नहीं? एक बार मुझे इतना बता दो बस आप लोग, ठीक है जी, इतना बता दो। अब यहाँ पर इसके आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों के लिए एक होमवर्क मेरे पास है। होमवर्क कुछ इस प्रकार से है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? कौन बच्चा बताएगा भैया होमवर्क? ये कहाँ बताना है? यहाँ नहीं बताना है, ये होमवर्क आपको ऑफलाइन कमेंट में बताना है। कहाँ बताना है? ऑफलाइन कमेंट में बताना है। आज तो लिखने पढ़ने की कोई समस्या नहीं आएगी, कल तो भैया जो मैसेज आए कि भाई लिख के पढ़ाओ, अरे लिखना भी आता है, राइटिंग भी ठीक ठाक है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस इसलिए कि सिलेबस वगैरह को बढ़िया से बताया जा सके एक प्रेजेंटेबल तरीके से, यहाँ नहीं बताना है, ये बताना है ऑफलाइन कमेंट में। जैसे अभी वीडियो खत्म हो जाएगी तुरंत से आपको ऑफलाइन कमेंट करने की परमिशन हो जाएगी, आप वहां पे करना। जिन बच्चों ने बैच ले लिया है वो बालक 8 से 10 बजे मतलब कल के बाद से, है ना, आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। और जिन्होंने नहीं लिया, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, वो वीडियो के नीचे हमें मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आधार बैच में है वहां पे कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि भैया आपको बहुत ही कोई दिक्कत आ रही है, टेक्निकली एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, कॉल नहीं लग रही है, अध्यापकों को टैग कर दो, हम खुद इतने आपके लिए इतना करेंगे कि भाई आपके नंबर पर कॉल कराएंगे टीम से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चे, क्लास कैसी लगी जरूर बताएंगे। बुक बच्चे कोई एक नहीं होती है कि भाई कोई एक बुक मैं आपको बता दूं और आप उसे बाइबल की तरह पढ़ जाएं और आपका पेपर हो जाएगा, नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी। कोई एक बुक नहीं होगी, मल्टीपल किताबें पढ़नी होती हैं। किसी दिन आइए यहाँ पर, ठीक है, हम यही मुखर्जी नगर में मिलेंगे आपको। देयर आर अ हब ऑफ बुक्स एंड कोचिंग्स एंड ऑल्सो एस्पिरेंट्स, राइट। तो बच्चे कोई एक विषय की कोई एक पुस्तक संभव नहीं है, है ना, इकोनॉमी में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो
समय समय पे आपको बुक्स आदि के बारे में गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। कल फिर से डेमो क्लास है सुबह 7 बजे से, और अभी 5 बजे जो है राहुल सर की क्लास है, जरूर सभी बच्चे एक बार अटेंड करें। ठीक है, थैंक यू सो मच टू एवरीवन, नमस्कार।